Hey guys, you're watching Let's Try Apple and I am Sultan Haider। आज हम बात करने जा रहे हैं आईफोन 13 के बारे में। आई नो आपके लिए ये काफ़ी हैरान कुन बात होगी क्योंकि अभी रिसेंटली आईफोन 12 की जो लाइनअप है वो एप्पल ने रिलीज़ की थी और हम फ़ौरन से आईफोन 13 के एक्सपेक्टेड फीचर्स पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक फ़ोन जो अपने रिलीज़ के प्रोसेस से जब गुजर जाता है तो उसके फ़ौरन बाद से जो नेक्स्ट जनरेशन आईफोन होता है या भी कोई भी मोबाइल जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है या उसके बारे में जो प्लानिंग्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी र्यूमर्स देते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीक हो जाती हैं जिसके बारे में हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता मेन फ़ोन आने से पहले हमें पता चलता जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आईफोन 13 की उन्हीं मेन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो अगले साल हमें एक्सपेक्टेड हो सकती हैं 2021 में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है वो उसका डिस्प्ले है, क्योंकि हमें पता है कि आईफोन 12 की र्यूमर्स के दौरान हमें बहुत दफ़ा प्रो मोशंस के बारे में सुनने को मिला था कि प्रो मोशन यानी कि जो 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है वो आईफोन में रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम फैक्टर वो पॉसिबल नहीं हुआ था कि एप्पल ने उसको आईफोन 12 में मुतारिफ़ करवाया। उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी, क्योंकि कुछ बैटरी बैकअप इश्यूज थे जिसकी वजह से एप्पल ने उसको पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हमारे जहन में यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है कि क्या नेक्स्ट ईयर आईफोन क्या अपनी बैटरी के जो साइज़ है उसको बड़ा कर देगा या फिर कुछ ऐसा नया लेके आएगा जिसकी वजह से रिफ़्रेश रेट भी होगा, 5G टेक्नोलॉजी भी होगी, उसके बावजूद भी हमें अच्छी जो बैटरी बैकअप टाइम मिलेगा। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन आईफोन है यानी आईफोन 13 है उसमें एक्सपेक्टेड है कि हमें जो एक डिस्प्ले की नई टेक्नोलॉजी है जिसे LTPO के नाम से जाना जाता है वो एप्पल मुतारिफ़ करवाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि ये पहले हमें एप्पल वॉच सीरीज़ 5 में देखने को मिली थी। इसमें होता ये है कि जो स्क्रीन का रिफ़्रेश रेट होता है वो वेरी करता है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थ्रू आउट 1 हर्ट्ज़ तक भी वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी डिस्प्ले जो होता है उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो ऑटोमेटिकली ज़रूरत के मुताबिक जो होता है वो पिक्सल को एक्टिवेट करता है और टर्न ऑफ करता है। यानी हमें ये टेक्नोलॉजी एप्पल वॉच सीरीज़ 5 में देखने को मिली थी जहाँ पे हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिला था। और यहाँ पे एक सवाल हमारे जहन में आता है कि सैमसंग ने इस साल अपने नोट सीरीज़ में यानी नोट 20 अल्ट्रा में ये फीचर ऑलरेडी दे दिया था जिसमें 5G का फीचर भी है और इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट भी है। तो वो कैसे कंपीट कर रहा है बैटरी को जो एप्पल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा में 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट का फीचर यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ उसका फुल डिस्प्ले यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपको आइडिया होगा कि डिस्प्ले में जाके वहाँ पे आप डिफरेंट रेजोल्यूशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बैटरी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सो अब ये जो एक लिमिटेशन है एप्पल में भी है कि एप्पल में हम डिस्प्ले में जो उसकी डिफरेंट रेजोल्यूशन को एक्टिवेट नहीं कर सकते, यानी हम जो हमारे सामने डिस्प्ले होता है हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। सो इस वजह से एप्पल ने इस चीज़ को पोस्टपोन किया कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएगा कि जिसके लिए उसको कोई अलहदा से हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, जिसकी वजह से रिफ़्रेश रेट में कोई ऊपर नीचे यानी कि उसमें चेंजिंग्स आएँ। वो डिस्प्ले ही इस तरह से लेके आएगा कि उसका डिस्प्ले जो होगा वो ऑटोमेटिकली वेरी करेगा रिफ़्रेश रेट को अकॉर्डिंग टू नीड। और मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि जब हम LCD मोबाइल यूज़ कर रहे थे यानी कि आईफोन्स के, अगर हम आईफोन 8 की जो लाइनअप है वहां तक की बात करें तो LCD मोबाइल में ये होता है कि तमाम के तमाम पिक्सल होते हैं वो हमेशा ब्राइट रहते हैं, चाहे डिस्प्ले ब्राइट हो चाहे डिस्प्ले डार्क हो। लेकिन LED में हमें ये बेनिफिट मिला था कि जब आपका फ़ोन डार्क पोजीशन में होता है यानी कि वहाँ पे आप कोई डार्क डिस्प्ले में कोई वॉलपेपर या कोई ऐसी मूवी देख रहे होते हैं जिसमें बैकग्राउंड डार्क होता है या ओवरऑल जो स्क्रीन डार्क हो जाती है तो वहाँ पे आपके पिक्सल वो जो डार्क साइड वाले होते हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ब्राइट वाले या जो कलरफुल पिक्सल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। लेकिन LTPO डिस्प्ले की जो खास बात वो ये है कि यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट लेवल तक पिक्सल इटसेल्फ वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है डिस्प्ले में उनको एक्टिवेट होने की। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूँ कि सैमसंग के फ़ोन में एक बहुत अच्छा फीचर है कि हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो होता है उसका वो उसके लॉक स्क्रीन पे देखते हैं। तो लॉक स्क्रीन में आप देखें कि जो मेन पे टाइम आ रहा होता है उसके नीचे नोटिफिकेशंस होती हैं, तो लेकिन उसके अलावा जो पूरे का पूरा जो डिस्प्ले होता है वो टर्न ऑफ होता है। सो ऐसा ही फीचर हम 2021 में आईफोन 13 में देख सकते हैं। सो गाइज LTPO डिस्प्ले के साथ हमारी जो बैटरी कंजम्पशन है वो काफ़ी
कम हो जाएगी, काफ़ी एफिशिएंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो प्रो मोशन टेक्नोलॉजी है वो भी हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। गाइस, जहां तक 5G टेक्नोलॉजी का सवाल है तो नेक्स्ट ईयर के जो आईफोन्स हैं उनमें 5G की जो मॉडेम चिप है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, यानी कि उसमें X60 के नाम से जो उसका मॉडेम है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है, जो कि पहले से ज़्यादा एफिशिएंट होगा और उसकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी कम होगी। यानी आपको ये चीज़ बार बार सुनने को मिलेगी कि नेक्स्ट ईयर की आईफोन में जो बैटरी कंजम्पशन है उसको बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 5G के साथ साथ जब आपको प्रो मोशन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी तो ये दोनों चीज़ें बैटरी के ऊपर बड़े सवेयर इफेक्ट डाल सकती हैं। सो नेक्स्ट ईयर एप्पल इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर की आईफोन्स हैं उनकी जो बैटरी बैकअप टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो इन दो मेन फीचर्स की वजह से। सो ये एक 5 नैनोमीटर X60 कॉलकॉम मॉडेम है जो कि एप्पल को कॉलकॉम ही प्रोवाइड करेगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं द फेमस नॉच के बारे में, क्योंकि नॉच के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। नॉच का जो साइज़ है, क्या ये छोटा होने जा रहा है, क्या नॉच रिमूव होने जा रही है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी र्यूमर्स इसके बारे में हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनालिस्ट सुनने में ये आ रहा है कि जो आईफोन 13 होगा उसकी जो नॉच का जो साइज़ है वो वर्टिकली उसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि अगर हम उसकी चौड़ाई में बात करें उसकी जो विड्थ है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन उसको वर्टिकली अगर हम देखें तो वर्टिकली उसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि वो हमें ज़्यादा डीपर नज़र नहीं आएगी। और गाइस, जहाँ तक नॉच के मुकम्मल तौर पे रिमूव होने की बारे में बातें हैं तो अभी नियर फ्यूचर में हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि एप्पल मे बी 2022 तक या 2023 तक अपनी जो नॉच को है वो अपने फ़ोन्स के बिल्कुल रिमूव करता है, या उसके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि अपने वो फेस आईडी का जो मैकेनिज्म है वो उसको बिल्कुल अपने टॉप साइड पे यानी बेजल्स के अंदर बिल्कुल थिन लेयर के अंदर इंस्टॉल करे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन गाइस, नॉच के रिमूवल को लेके ये सारी बातें अभी र्यूमर्स ही हैं, इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि एप्पल कब अपने आईफोन्स की जो लाइनअप है उसमें से नॉच को मुकम्मल तौर पे रिमूव करता है। इसके साथ साथ मैं जहाँ तक फेस आईडी की बात करूँ तो फेस आईडी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मॉडल एटलीस्ट एप्पल ऐसा निकालेगा जो कि जिसमें हमें थंब प्रिंट भी देखने को मिलेगा। अब थंब प्रिंट के लिए पहले ये र्यूमर्स आ रही थी आईफोन 12 के टाइम पे कि उसका जो आईफोन 12 का जो थंब प्रिंट होगा वो उसके साइड बटन में एम्बेडेड होगा, लेकिन इस साल सुनने में ये आ रहा है कि एप्पल इसको अपने डिस्प्ले के अंदर मुतारिफ करवाएगा, जैसा कि दूसरे कुछ ब्रांड्स हैं जहां पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। सो ये पॉसिबल है कि 2021 में आईफोन 13 की लाइनअप में एटलीस्ट एक मोबाइल ऐसा होगा जिसमें फेस आईडी के साथ साथ हमें टच आईडी भी देखने को मिलेगा, यानी कि वो हमारा डिस्प्ले के अंदर ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा।